हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स ऑडिट क्या होती है, क्यों की जाती है, किन लोगों को ये कराना कंपलसरी होता है, इसको ना कराने पे क्या इसका परिणाम होते हैं, क्या पेनल्टीज होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसकी ड्यू डेट क्या होती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं उसकी अपडेट्स आप तक आती रहे। इनकम टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स ऑडिट एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है जो प्रैक्टिस में होते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसमें आपने जो भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जो भी आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करी हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो सीए के द्वारा सर्टिफिकेशन किया जाता है कि जो भी उसमें आपने एक्सपेंडिचर क्लेम की है, जो भी इनकम रिपोर्ट करी है, ये एज पर इनकम टैक्स लॉ है या नहीं। फॉर्म 3CD होता है जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली उसमें डिटेल फिल करी जाती है कि जो एज पर लॉ है या नहीं, या कोई ट्रांजैक्शन जो लॉ की वायलेशन की के अकॉर्डिंग है उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो जैसे कैश एक्सपेंडिचर की लिमिट है कि कितने कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, टीडीएस की डिडक्शन अगर आपको करनी थी आपने करी या नहीं करी, पीएफ ईएसआई की रिपोर्टिंग की जाती है, आपने जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, अभी एक जीएसटी का क्लॉज 44 आया है जिसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म होता है फॉर्म 3CD, जिसके अंदर ये पूरी एक एक पॉइंट्स को फिल किया जाता है और जिसमें सीए के द्वारा वो सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो बेसिकली जब ऑडिट रिपोर्ट आप फाइल करते हैं तो इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उसको बड़ा सपोर्ट मिलता है कि जो क्लीन रिपोर्ट होती हैं उसको ट्रस्ट करते हैं सीए के सिग्नेचर के बिहाफ पे कि सीए ने प्रॉपर्ली सर्टिफाई किया है, तो इसमें जो एरर्स हैं या जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो काफ़ी कम होंगे या ना के बराबर होंगे। पर जिसमें सीए ने क्वालिफाई रिपोर्ट डाली है कि मेंशन किए हैं कि ये डिफ़ॉल्ट्स इसके अंदर हुए हैं, उसमें चांसेस होते हैं कि उसको डिपार्टमेंट डिटेल स्क्रूटनाइज करे। प्लस उसके बाद जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद, तो अगर दोनों में कहीं मिसमैच होते हैं या जो डिसअलाउंस सीए ने रिकमेंड करी थी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो आपने अपनी आईटीआर में नहीं करी, तो चांसेस हैं कि स्क्रूटनी में आपका केस आए और आपको उसके बेस पर डिपार्टमेंट नोटिस देकर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि क्या रीज़न है वेरिएंसेस का। उसके अलावा ऑफिसर्स को ये बेनिफिट होते हैं कि वो अपना जो फोकस है वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स या जो हाई असेसीज होते हैं उन पर फोकस कर सकते हैं, जिसके क्लीन रिपोर्ट को वो छोड़ सकते हैं या इसको इग्नोर कर सकते हैं कि ये सब कुछ ओके है, सीए सर्टिफाइड है, तो ट्रस्ट करके सीए के ऑडिट रिपोर्ट पे आपका जो केस होता है उसका वो उसको डिटेल में कंसीडर ना करें, थॉरोली कंसीडर करके छोड़ दें। एक बात करते हैं इनकम टैक्स ऑडिट किन लोगों को कराना कंपलसरी होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका सालाना जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, आपको इनकम टैक्स में ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप कैश में ट्रांजैक्शंस कम करते हैं और बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए ये लिमिट है 10 करोड़। सब्जेक्ट टू क्या कंडीशन है, आपने जो कैश रिसीट्स करी हैं वो टोटल रिसीट्स का 5% तक हो और आपने जो कैश के खर्चे करे हैं वो टोटल खर्चों का 5% तक हो। तो आपके लिए जो ये 1 करोड़ की लिमिट है, ये लिमिट 1 करोड़ की नहीं बल्कि 10 करोड़ की होती है। तो गवर्नमेंट ने कैश ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए और बिजनेस जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको प्रमोट करने के लिए इस लिमिट को 10 करोड़ तक किया है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो 5% की लिमिट है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको 10 करोड़ तक की टर्नओवर होने के बावजूद भी ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा या फिर आप सेक्शन 4480 जो हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सेक्शन 4480 क्या होता है, अगर आप उस सेक्शन को ऑप्ट करते हो, आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक का है तो आप उस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हो, और अगर आप उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली अपना आईटीआर फाइल करते हो तो आपको इनकम टैक्स में ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या है सेक्शन 4480 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। बात करते हैं अब अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स की अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करना कंपलसरी है। बट आपका अगर 50 लाख तक है तो जैसे एक प्रिजम्पटिव स्कीम बिजनेसमैन के लिए है, सेम एक स्कीम प्रोफेशनल्स के लिए है, बट कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए ही वो स्कीम है। अगर आप उसमें ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। ऐसे एक सेक्शन है 44ADE BB एंड BBB जो एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर ही कवर है। अगर आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। बट
अगर आप उन सेक्शंस को ऑप्ट नहीं करते, आप एलिजिबल हैं फॉर सेक्शन 44AD है जो प्रोफेशनल्स के लिए है, 44A जो ट्रांसपोर्टर के केस में आता है, 44BB, 44BBB, आप उनके लिए एलिजिबल हैं, बट आप उन सेक्शंस को ऑप्ट नहीं करते और अपना जो प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं जो उसमें स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स हैं उससे बिलो आप अपना प्रॉफिट शो करते हैं, एंड जो एग्जेम्पशन लिमिट है आपके केस में, आपकी जो इनकम है आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं उस एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, उस केस में आपको फिर ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। अब एक सिनेरियो और है जिसमें आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, फिर भी आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करना कंपलसरी होता है। क्या है वो सिनेरियो? अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करी, फिर उसको अगले 5 साल तक अगर कंटिन्यू नहीं करा, उससे पहले ही आपने उस स्कीम को छोड़ दिया और अपने अकॉर्डिंगली अपना टैक्स डिक्लेयर करा, और जो टैक्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है, तो उस केस में भी आपको फिर ऑडिट कराना कंपलसरी है और अगले 5 सालों तक फिर आपका जो इनकम टैक्स में ऑडिट है वो होगा। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फाइनेंशियल ईयर में अमित शर्मा का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए था, सपोज 1 करोड़ 25 लाख था। अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करता तो मुझे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसीलिए मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करी और जो भी मेरा उसके हिसाब से टैक्स बना मैंने पे कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मेरा टर्नओवर हुआ 2 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल 21-22 में भी मैं स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरा जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है, वो काफ़ी कम है। अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल करूँ तो काफ़ी टैक्स बनेगा, बट एक्चुअल में तो मेरी इतनी इनकम है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि स्कीम को छोड़ देते हैं और इस साल जो अपना ITR है वो नॉर्मल स्कीम के तहत जो होता है वो फाइल करते हैं। नाउ अब इस केस में क्या होगा? सो इस केस में बेसिकली मेरा टर्नओवर ऑलरेडी 1 करोड़ क्रॉस है, मैं स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहा, तो इनकम टैक्स में ऑडिट कराना कंपलसरी है। एक दूसरा केस लेते हैं इसी में। सपोज फाइनेंशियल 21-22 में अगर मेरा टर्नओवर होता 50 लाख रुपए और उस स्कीम के हिसाब से जो प्रॉफिट दिखाता तो मेरा जो टैक्स था वो काफ़ी बन रहा था, बट मैंने सोचा कि मैं स्कीम को ऑप्ट नहीं करूँगा और अपना रेगुलर ITR फाइल करूँगा विदाउट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इस केस में अब मैं जो इनकम डिक्लेयर करना चाहता हूँ, सपोज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत मेरा जो इनकम टैक्स बनता है या जो मैं इनकम टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर करना चाहता हूँ एज पर स्कीम, वो बनती 5.5 लाख रुपए, बट एक्चुअल में मैं जो डिक्लेयर अपना करता हूँ प्रॉफिट मैं दिखा रहा हूँ 4 लाख रुपए। अब इस केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से जो मेरा प्रॉफिट है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल केस में क्या होती है 2.5 लाख रुपए, उसको क्रॉस कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किया था और इस साल मैंने स्कीम को छोड़ दिया। तो जहाँ पे ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, आइए दोबारा समझते हैं क्या 2 कंडीशन। पहले आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में उस स्कीम को ऑप्ट करा था, उसके तहत अपना ITR फाइल किया था, और नेक्स्ट ईयर में आगे के सालों में आप किसी भी साल में उस स्कीम को क्विट करते हैं अगले 5 सालों में, प्लस आप जो इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं वो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसको क्रॉस करती है। तो ये 2 कंडीशन है, एक है पहले प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करने की, दूसरा करंट ईयर में जब डिक्लेयर कर रहे हैं वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है। जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं उस केस में भी आपको फिर टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है टैक्स ऑडिट में जहाँ पर टर्नओवर कम है फिर भी आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले और एग्जांपल दिए कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो 44AD है, AE, BB, BBB के लिए एलिजिबल हैं और ऑप्ट नहीं करते तो आपको ऑडिट करना कंपलसरी है, वो उस सेक्शंस में है। लेकिन ये ऐसा 44AD में अब नहीं है। 44AD में ऑडिट तभी एप्लीकेबल होगी जहाँ ये 2 कंडीशन मीट होंगी। अगर आप एलिजिबल हैं, आप स्कीम ऑप्ट नहीं करते, आपको ऑडिट नहीं कराना अगर आपने प्रीवियस ईयर में कभी ये स्कीम ऑप्ट नहीं करी, तो ये जब भी एप्लीकेबल होगी 44AD की ऑडिट जब आपने पहले ऑप्ट करी थी। अब आगे फ्यूचर में आप उसको हटाते हैं, क्विट करते हैं और आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, तभी आपको 44AD के तहत ऑडिट कराना होगा, अदरवाइज इसका कोई ऑडिट आपको नहीं कराना होगा। बात करते हैं ड्यू डेट की। तो कब हमें ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होता है, कब तक इसको डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है।
तो जिस साल का भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस साल की ऑडिट करानी है आपको, उसके नेक्स्ट जो 30 सितंबर आता है तब तक आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। जैसे अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो इसकी जो लास्ट डेट है, जो ड्यू डेट है, वो 30 सितंबर 2022 है। तो जिस साल का ऑडिट कराना है उसके नेक्स्ट जो ईयर है उसके 30 सितंबर तक आपको अपना रिटर्न फाइल करना होता है। अगर आपको कंप्लायंस करना था, आपने कंप्लायंस नहीं किया, तो क्या पेनल्टी होती है, क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसके? तो पेनल्टीज एज पर सेक्शन 271B, विच एवर इज लोअर 0.5% ऑफ टर्न ओवर और ₹150,000, दोनों में से जो कम होगा वो आपका पेनल्टीज है। सपोज आपका टर्न ओवर है 2 करोड़ रुपए, तो उसका 0.5% हुआ 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम है, यानी 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। पेनल्टी आपको वॉलंटरी पे नहीं करना होता। पेनल्टी जब गवर्नमेंट का नोटिस आए, डिपार्टमेंट का आपको नोटिस आता है, तब उसके बाद आपको पे करना होता है। बट अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज था डिले का, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ, जो मेरा ऑडिट रिपोर्ट है वो टाइम पे फाइल नहीं हुआ, उसके बाद मेरे पास रीजनेबल कॉज है, आप उसमें रिप्लाई कर सकते हैं और अपनी पेनल्टी प्रोसीडिंग ड्रॉप भी करा सकते हैं। बट कोशिश करें कि इस डिस्प्यूट में ना जाएं, टाइमली अपना रिटर्न फाइल करें, जिससे आपका जो टाइम वेस्ट है, जो एनर्जी वेस्ट है और जो मनी का वेस्ट होगा, उसको आप अवॉइड कर सकें और अपने काम पे फोकस कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को पता रहे कि उनको किस केस में ऑडिट कराना होता है, कब करना होता है और ना करने पे क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे।